तो विद्यार्थियों ये बात थी, हम बता रहे थे आपको मस्टर्ड के विषय में। अब एक चीज और आती है, इसमें डिजीज और इंसेक्ट भी अच्छे खासे लगते हैं, और साथ साथ में वैरायटियों की बात तो हम आपको बता ही रहे थे। तो इसमें एक वैरायटी इसकी होती है डबल जीरो। देखो ऐसे लिखा जाता है, डबल जीरो एक वैरायटी होती है। देखिए डबल जीरो पूछी जाती है, डबल जीरो किसकी प्रजाति है। तो देखिए ये सरसों की नहीं, देखिए ऐसे भी लिख के आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। इस तरीके से डबल जीरो इज अ वैरायटी ऑफ, तो ये हो जाएगी कैनोला की प्रजाति। किसकी प्रजाति हो जाएगी कैनोला की प्रजाति। और कैनोला जो होता है सरसों से मिलता जुलता है। ये देखिए हम दिखा देते हैं आपको कैनोला कैसा होता है। कैनोला प्लांट, कैनोला का प्लांट आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरा सरसों नहीं है, ये छोटा रहता है सरसों से, लेकिन मिलता जुलता रहता है। ये देखिए ये कैनोला की है। देखिए ये है, नीचे से देखिए ये कैनोला है। तो कैनोला जो होता है अपने यहाँ तो खैर नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन राजस्थान में खूब इसको भी उगाते हैं। ये देखिए कैनोला है, पूरा सरसों नहीं, देखिए पत्ती छोटी छोटी रहती है सरसों से, कैनोला है। ठीक है उसी तरीके का है ना। चलिए तो डबल जीरो इसकी वैरायटी है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों इंसेक्ट पेस्ट की और डिजीज की सरसों में। तो इंसेक्ट पेस्ट की अगर हम बात करें सरसों में, तो देखिए इंसेक्ट पेस्ट में 3 इंसेक्ट इसके प्रमुख होते हैं। एक तो मस्टर्ड साप्लाई है, मस्टर्ड एफिड है, और एक बहुत खतरनाक कीड़ा इसका है मस्टर्ड साप्लाई, मस्टर्ड एफिड, और पाइंटिक बग जिसको कहते हैं तुंगा, है ना। तुंगा इंसेक्ट कहा जाता है, तुंगा लिखा जाता है हिंदी में, वैसे पाइंटिक बग इंग्लिश में कहते हैं। तो मस्टर्ड साप्लाई है, एफिड है, लिपिक सेरेसिनी जिसको कहते हैं साइंटिफिक नेम होता है, मस्टर्ड सप्लाई का एथालिया प्रोक्सिमा होता है, और अगर पेंटेड बग की बात करें तो बद्राडा क्रूसिफेरम होता है। हम तीनों कीड़ों को आपको जो पढ़ाएंगे तो तीनों को दिखा देंगे कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चाहे अभी देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम एक साथ जो है पढ़ा डालेंगे। तो आप पहले देखेंगे किसको, मस्टर्ड सप्लाई। देखिए मस्टर्ड सप्लाई कैसी होती है। बहुत सारे लोगों ने जो खेती होती होगी जिनके यहाँ उन्होंने देखा भी होगा, ऐसा नहीं है। मस्टर्ड सप्लाई आरा मक्खी इसको कहते हैं। तो किसकी आरा मक्खी, सरसों की आरा मक्खी, मस्टर्ड सप्लाई। और एफिड तो इसका जाना माना कीड़ा है ना। ये देखिए सप्लाई है, मस्टर्ड सप्लाई। इसका लार्वा जो है ये इन्फेक्ट करता है ना। ये देखिए लार्वल स्टेज में, देखिए लिखा भी हुआ है इसमें, किसी जर्नल में प्रकाशित हुआ है या किसी का थीसिस वगैरह कहीं का नोट्स है। तो देखिए ग्रीनिश ब्लैक विद रिंकल्ड बॉडी एंड हैज 8 पेयर ऑफ टोलेस, है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये देखिए लार्वल स्टेज है इसकी, ये ऐसे इसकी पत्ती को चट कर जाता है पूरा लार्वा, मस्टर्ड सप्लाई का। साइंटिफिक नेम इसका एथालिया प्रोक्सिमा, है ना। ये मस्टर्ड सप्लाई होता है। अब दूसरा इंसेक्ट देखेंगे जिसको बहुत पसंद है, मतलब सरसों में ये लगना ही लगना है, एफिड, माहू। देखिए सरसों की माहू तो सबको जानना चाहिए कि एफिड मस्टर्ड, है ना। मस्टर्ड की एफिड अगर हम देखेंगे माहू, देखिए माहू को दिखता सुनाता नहीं है। एक बात बता देना, माहू जो होती है इसको दिखता इतना कुछ नहीं है। ये केवल ऐसा है, इसे अनुभव होता है जहाँ पीली चीज का अगर अनुभव हुआ, तुमने कपड़े पीले पहने, माहू तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगी, समझ रहे हैं। और ये जो है ठंडे क्षेत्रों से चलती है। जब वहाँ बर्फ जम जाती है जैसे कश्मीर में, तो वहाँ बर्फ जमी तो ये फिर झुंड के साथ अपने जो है उत्तर भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ मूव करती है। उसी समय यहाँ सरसों खेत में जाते हैं, उसे पीले फूले हुए, समझ लीजिए काम खत्म सरसों का, है ना। ये देखिए माहू बहुत छोटा कीड़ा है मस्टर्ड का, और हरे कलर की और होती है। एक समस्या ये भी है इसकी, अगर ये लग पाई तो तुम समझ ही नहीं पाओगे ये पत्ता में क्या है, पत्ता है या माहू है। देखिए इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कीट है सरसों का। ये देखिए ये पत्ते में ऐसा बैठा रहता है ना, हरा टीला ऐसा, है ना। तो ये एफिड है, लिपिक सेरेसिनी। ये जान ही नहीं पड़ता है पत्ते में माहू है या पत्ता है हरा, और जब पत्ता छलनी हो जाता है तो पता चलता है कि माहू लगी थी, और छोटी छोटी होती है और झुंड में चलती है ना। तो ये एफिड है ना। तो ये आपने देखा। और एक पाइंटेड बग भी होता है जिसको बद्राडा क्रूसिफेरम कहते हैं। देखिए पाइंटेड बग भी दिखा दे रहे हैं। पाइंटेड बग तो ज्यादातर लोगों ने जब देखा होगा जब जो है सरसों पक जाती है। पाइंटेड बग जो होता है जब सरसों पक जाती है उस समय ये जो है आपको दिखाई देगा पाइंटेड बग। ये देखिए ये इस तरीके का कीट आपने सरसों में देखा होगा, किसी को पाइंटेड बग बहुत ज्यादा देखे होंगे। पकने की स्टेज में बहुत ज्यादा लगते हैं पाइंटेड बग। ये इस तरीके के कीड़े हैं, इनके ऊपर रंग जो है इनका स्पॉटेड होता है, बग होते हैं। ठीक है, तो ये भी कीड़ा इसमें लगता है। तो 3 मेन इंसेक्ट लगते हैं, एक तो मस्टर्ड सप्लाई लगता है, और दूसरा एफिड लगता है, तीसरा पाइंटेड बग लगता है। ठीक है, चलिए ये तीनों कीड़े सरसों पे हो गए। अब बात आ रही थी हमारी, हम बता रहे थे कि और इसके अगर डिजीज की बात करें हम विद्यार्थियों, तो डिजीज में ज्यादा कुछ तो नहीं, वैसे व्हाइट जो है रस्ट ज्यादा पूछा जाता है, एल्बिगो कैंडिडा के कारण होता है। सफेद गिरुई हो, सफेद गिरुई व्हाइट रस्ट जो होता है सरसों में, तो ये जो होता है इसका नियंत्रण कर लेंगे हम इंडोफिलियम 45 से। ठीक है, और देखिए पाउडरी मिल्ड्यू भी लगता है एरीसी की पॉलीगोनाइट के कारण सरसों में। डाउनी मिल्ड्यू भी लगता है परमोस्पोरेंस के कारण, परमोस्पोरा पैरासिटिका के कारण। अगर रोग की बात करें तो क्लबराट है, क्योंकि ब्रेसिकेसी का है, वो फूलगोभी वाले रोग इसमें लग सकते हैं। क्लबराट ही लग सकता है, प्लाज्मोडाइफोरा ब्रेसिकी, है ना। तो ये इस तरीके से रोग तो बहुत लग सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे पूरी सरसों की खेती एक बार आपको जो है पीपीटी के माध्यम से दिखा देते हैं। वैसे हमने ऑल ओवर जो है एक उसका व्यू फ्रेम तो बना दिया है सरसों का, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, और हाँ एक प्रश्न ये तो पूछ सकते हैं कि यूरिक एसिड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइनेट पाया जाता है, और इसकी खली में जो है नाइट्रोजन कितनी होती है, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन लगभग इसमें जो होती है 5% के करीबन होती है, फास्फोरस 2.6 और जो पोटास होती है 1.6, फास्फोरस 5 के करीबन, और जो नाइट्रोजन है 5 के करीबन, फास्फोरस होती है 2.6 और पोटास होती है 1.5 के करीबन होती है। और इसकी खली जो होती है, खली में लगभग
30 से 35% प्रोटीन होती है और इसमें जो है आयल कंटेंट 35 से लेकर के 48% तक आयल कंटेंट होता है सरसों। तो ये स्थिति विद्यार्थियों हुई सरसों की पूरी एक ही दिन में आपको इसकी खेती पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करते हैं सरसों की। तो पहला हम पीपीटी इसका देखेंगे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम एक बार फ्रेम बना देते हैं फसल का, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। वनस्पतिक नाम देखिए, देखेंगे राई, लाहा या राया का इंडियन मस्टर्ड इसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं ब्रेस्का जंसिया 2n=36। क्या कहते हैं इसको? ब्रेस्का जंसिया 2n=36। इसको कहते हैं राई, लाहा या राया। ये होती है इंडियन मस्टर्ड। दूसरी होती है इंडियन रैपसीड, है ना, भारतीय सरसों जिसको कहते हैं। इसमें ब्राउन और येलो रैपसीड होती है। ब्राउन रैपसीड जो होती है ब्रेस्का कंपेस्टिस, भूरी सरसों, या इसी को डाइकोटोमा कहा जाता है। अगर हम यहीं पर बात करें कि पीली सरसों की ब्रेस्का कंपेस्टिस और येलो सरसों, इनमें दोनों में क्रोमोसोम नंबर आपको पहले ही बता चुके हैं, 2n=20 होते हैं, है ना। तो एक में 30 लाहा में और इसमें जो 36 और इसमें 20, है ना। तो दोनों का क्लासिफिकेशन हमने आपको जो है यहाँ पर दिखा दिया। पहले भी हम बता चुके हैं एक बार, और फिर एक बार आप देख लीजिए। इंडियन मस्टर्ड ब्रेस्का जंसिया 2n=36। और अगर हम भारतीय सरसों की बात करें, ठीक है, तो नहीं देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसमैच है। ये भारतीय सरसों नहीं, भारतीय ऊपर वाली है, ठीक है, इसको हम भारतीय कहेंगे, इसको केवल सरसों कहेंगे, है ना। ये यहाँ पर आ जाएगा, इतना थोड़ा उसमें जो है ये भारतीय सरसों, ठीक है, ये केवल सरसों है। ये मस्टर्ड रैपसीड है और ये जो है इंडियन मस्टर्ड है। ये इंडियन रैपसीड अगर इसको कहें तो ठीक है। तो वहाँ पर मस्टर्ड मेंशन है ना, इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना रहने दीजिए। इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा, ये इंडियन मस्टर्ड है, ये इंडियन रैपसीड है। देखिए ये रैपसीड वैसे बर्ड जो है ये कनाडा से आया है, ये इंडियन रैपसीड नहीं है, रैपसीड तो है ही नहीं इंडिया में, लेकिन अब इसके क्रॉस बना लिए गए हैं, तो इसलिए इसको इंडियन रैपसीड कहा जाता है और इसको इंडियन मस्टर्ड कहा जाता है। ठीक है, इंडियन मस्टर्ड हो गया, इंडियन रैपसीड हो गया। वैसे ये रैपसीड जो है कनाडियन है, ठीक है। चलिए अब भूरी सरसों, पीली सरसों दोनों को हमने बता दिया, डाइकोटोमा है, और एक ब्रेस्का कंपेस्टिस है, जिसको येलो सरसों कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे अगला पॉइंट जो है तारामीरा। तो इनका सेटाइवा तारामीरा हो गया, है ना, बताया था आपको। इरुका सेटाइवा जो होता है वो होता है तारामीरा फैमिली क्रूसिफेरिया ब्रेसिकेसी होती है। सभी ने इसका हमें सूत्र भी बताया था, तो आई होप आप लोगों को सूत्र को पता ही होगा, ब्रेसिकेशिया। इसी में देखिए आपकी आती है सरसों, फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, ब्रुसेल्स, ब्रोकोली, है ना, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है, क्रूसिफेरिया ब्रेसिकेसी। चलिए नेक्स्ट अगली बात। नेक्स्ट देखिए उत्पत्ति स्थान, हमने बता दिया था आपको, चाइना है। क्या है? चाइना है उत्पत्ति स्थान इसका। और अगर हम आगे बात करते हैं तो राई की प्रमुख प्रजातियों की, तो देखिए प्रजातियों की बात करेंगे तो राई की प्रमुख लिखा हुआ है, देखिए ध्यान रखिएगा, राई की है। ये किसकी है? राई की, जिसको कहा जाता है लाहा, जिसको कहा जाता है राया, इसी को कहा जाता है राया, इसी को कहा जाता है लाहा, इसी को कहा जाता है राई। ये देखिए इसकी प्रजातियों में क्रांति है बरुणा। बरुणा इज आल्सो नोन एज T59। ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि बरुणा को और किस नाम से जानते हैं, तो टाइप 59 के नाम से जानते हैं। क्रांति बरुणा लाहा है, ठीक है, बरुणा, क्रांति, रोहिणी, पूषा बोल्ड, RS30, किरण, PVC 9221, दिस इज नोन एज किरण, PVC, पूषा अग्रणी, कृष्णा, उर्वशी, वरदान, वैभव, शेखर, है ना, ये सब राई की प्रजातियां हैं। कृष्णा, पूषा बारानी, ये सब किसकी प्रजातियां हैं? ये सब राई की प्रजातियां हैं। शेखर से निकाली गई है ना, पूषा बारानी है, कृष्णा है, वरदान है, उर्वशी है, करिश्मा है, पूषा अग्रणी है, किरण है, बोल्ड है, वरुणा है, रोहिणी है ना, तो ये सब क्रांति है। तो ये सब प्रजातियां किसकी हैं? राई की प्रजातियां हैं, ठीक है। तो राई की आपको प्रजातियां हमने एक तरफ लिखी, फिर उसके बाद भूरी सरसों, पीली सरसों, इस प्रकार से क्लासिफाइड कर दिया है। अगर एक साथ में वैसे सामान्य पूछा जाता है, क्लासिफाइड करके नहीं पूछा जाता, फिर भी हमने कर दिया कुछ पूछ ले, है ना, इसलिए। तो ये आपको बात आई होप समझ में आई होगी कि उर्वशी, क्रांति, वरुणा, वैभव, शेखर, ये सब की जो है राई की प्रजातियां टोटल, और इन सबका क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो होगा 2n=36, है ना, ये सब राई है। क्या है? राई। चलिए आगे नेक्स्ट है भूरी सरसों। देखिए भूरी में पूषा कल्याणी है और BS2 है, शुक्ला है। पूषा कल्याणी, BS2 और शुक्ला, ये कैसी है? भूरी सरसों है। अगर बात करें पीली सरसों की तो रागनी, है ना, और रागनी जो है और S1 है ना, इसको कहेंगे S1 ये वैरायटी है पीली सरसों की, रागनी है। अगर हम और देखें पीली सरसों की तो बिनोय और कभी बिनोय भी है ना, रागनी है, बिनोय है, S1 है। तोरिया की अगर हम देखें तो टाइप 9 है ना, टाइप 9, टाइप 36 भवानी और पूषा बहार। टाइप 9 बहुत पूछी जाती है, इन दोनों को बिल्कुल याद कर दीजिए, टाइप 9 और टाइप 27। टाइप 9 तोरिया की है और टाइप 27 जो है तारामीरा की। टाइप 9 तोरिया की है, टाइप 27 जो है किसकी है? तारामीरा की वैरायटी है। ये दोनों बहुत ज्यादा ओवरलैप करती हैं, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती हैं कि टाइप 9 किसकी है, तो ये है तोरिया की, टाइप 27 जो है ये है तारामीरा की वैरायटी, ठीक है। पीली सरसों जो है रागनी और बिनोय है इसमें। इसके बाद भूरी सरसों में पूषा कल्याणी, BS2 और शुक्ला है ना, पूषा कल्याणी, BS2 और शुक्ला, ये किसकी है? भूरी सरसों की वैरायटियां। पीली सरसों की अगर बात करें तो रागनी और बिनोय है, मेन रूप से बिनोय आती है, रागनी भी आ जाती है, क्योंकि बिनोय ज्यादा पूछी जाती है। पूषा कल्याणी जो है ये पूछी जाती है भूरी सरसों। कल्याणी किसकी प्रजाति है? टाइप 9 और टाइप 27। टाइप 9 जो होती है ये आपकी पूछी जाती है कि तोरिया की वैरायटी टाइप 9, और टाइप 27 पूछी जाती है तारामीरा की प्रजाति, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए नई वैरायटियों की अगर बात करें तो लक्ष्मी, आशीर्वाद, वसुंधरा और बसंती। ये लक्ष्मी, आशीर्वाद, वसुंधरा और बसंती, है ना, ये सारी की सारी नई रिलीज वैरायटी है सरसों की, है ना। लक्ष्मी हुई, आशीर्वाद हुई, वसुंधरा हुई, बसंती हुई, इनको सबको आशीर्वाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लिखा हुआ है, बताया था आपको पूषा जय किसान, हमने बताया था ये सोमा क्रोनोलर वेरिएशन के द्वारा निकाली गई हाइब्रिड वैरायटी है। सोमा क्रोनोलर वेरिएशन के द्वारा निकाली गई सरसों की वैरायटी है, इसको डॉक्टर BN चोपड़ा ने निकाला था। तो सोमा क्रोनोलर आ जाता है प्रश्न, सोमा क्रोनोलर वेरिएशन के द्वारा या सोमा क्लोनल वेरिएशन के द्वारा निकाली गई सरसों की प्रजाति है, तो वो है पूषा जय किसान। किसने निकाला था? डॉक्टर BN चोपड़ा ने निकाला था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला है विद्यार्थियों सरसों की पहली हाइब्रिड NRC HB 506 है ना, NRC HB 506 जो पहली हाइब्रिड है, ये निकाली गई थी आपकी राजस्थान से, है ना, भरतपुर राजस्थान से। NRC HB 506 इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। NRC HB 506 फर्स्ट हाइब्रिड किसकी है? सरसों की। पूछा गया किसान सोमा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई। फिर दिया हुआ NRC HB 101 ये पछेती लेट वैरायटी है सरसों की, और 00 ये कैनोला की वैरायटी, हमने आपको कैनोला बताया भी था इसमें। तो देखिए पूछा गया किसान सोमा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई है। इसके बाद NRC HB 506 जो वैरायटी है ये निकाली गई है आपकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी भरतपुर राजस्थान से। NRC HB 101 जो वैरायटी है ये निकाली गई है आपकी जो है लेट पछेती बुवाई के लिए उत्तम प्रजाति है। और इसके बाद अगर हम 00 की बात करते हैं तो ये कैनोला के लिए निकाली, कैनोला की वैरायटी है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जिसमें यूरिक अम्ल से कम और ग्लाइकोसाइलेट्स जो होता है, ग्लाइकोसाइलेट्स जो होता है इसमें जो 30 UM से कम होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका जो 00 होता है कैनोला में, यूरिक अम्ल और ग्लाइकोसाइलेट्स की मात्राएं जो है वो यहाँ पर मेंशन करती है, ठीक है। और इससे ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए यूरिक अम्ल और ग्लाइकोसाइलेट, नहीं तो ये नुकसान करती है, टॉक्सिसिटी ग्लाइकोसाइलेट्स पैदा करता है। ग्लाइकोसाइलेट्स जो होता है गाइटर रोग कर देता है, क्या कर देता है? अगर इसकी ज्यादा मात्रा यूज कर ली जाए ग्लाइकोसाइलेट्स की तो घेंगा कर देगा आदमी, ठीक है। तो जो गाइटर करता है ग्लाइकोसाइलेट करता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रहना है कि सरसों की पहली हाइब्रिड NRC HB 101 पछेती के लिए और 00 जो होती है कैनोला के लिए, ठीक है। चलिए आगे DMH धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो होती है, DMH जिसको हम कहते हैं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है। तो ये हमने बताया था धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 30% अधिक जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटी है और 30% अधिक उत्पादन देती है। क्या करती है? 30% अधिक उत्पादन। कितना उत्पादन देती है? 30% अधिक उत्पादन देती है। कौन सी? जिसको धारा मस्टर्ड हाइब्रिड कहते हैं, DMH कहते हैं, है ना। खरपतवारों के प्रति प्रतिरोधी भी है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया जाए खरपतवारों के प्रति प्रतिरोधी जो सरसों है वो कौन सी है? जिसको कहते हैं DMH धारा मस्टर्ड हाइब्रिड कहते हैं। और ये 30% अधिक प्रोडक्शन देती है और जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटी है। इसके बाद बात करेंगे सरसों के तेल में प्रतिशत मात्रा होती है 35 से 48% तेल। सरसों की खली में प्रोटीन होती है 30 से 35%, है ना। और इसी की खली में अगर हम बात करें सरसों की खली में प्रोटीन जो होती है वो होती है 30 से 35%। और इसी की खली में अगर हम बात करें किसकी? नाइट्रोजन की, तो 5.2, फास्फोरस अगर हम बात करें तो 2.6 और अगर हम पोटास की बात करें तो 1.5%। ये भी बहुत याद रखिएगा आप लोग कि तेल कितना होता है, ये तो साधारण सी बात है, सभी को पता होगा 35 से 48% तक होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटीन इसकी खली में तो 30 से 35% होती है। अगर हम बात करें इसमें नाइट्रोजन तो 5.2% होती है, इसमें फास्फोरस तो 2.6 होती है, इसमें पोटास तो 1.5 होती है। तो ये सब आपको जो है एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार आप जो है इसको रिवाइज कर सकें तो जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतनी आपकी क्लियरिटी जो है बढ़ जाएगी। और अगर ये भी पूछा जा सकता है पॉइंट कि खरपतवारों के प्रति रेसिस्टेंट है तो खरपतवारों के प्रति रेसिस्टेंस है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, जिसको DMH कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी जो है सरसों की बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है मस्टर्ड गैस का प्रयोग भी किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके समय, उस समय जो है, अब देखिए यूरिक एसिड होता है ना, वही इससे निकाल के उसका प्रयोग किया गया था आंखों में जलन वाली स्थिति। अगर आप ज्यादा यूरिक एसिड वाली सरसों होती है, देखिए यूरिक एसिड पाया जाता है सत्यानाशी में, तभी तो हम कह रहे हैं हमें शक होता है कि उसमें सरसों के तेल में सत्यानाशी मिली हो सकती है, तो उसमें हाई यूरिक एसिड होता है। और जब सरसों के तेल में कोई चीज भूनते हैं आप तो आंखों में जलन होती है। तो अगर जलन जिस तेल से ज्यादा हो समझ जाइए इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है ना। अगर साधारण रह रहा है तो ठीक है, अगर जलन ज्यादा हो रही है वो समझ रहे हैं प्योर ज्यादा है, प्योर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिला है, वही सत्यानाशी। तो यूरिक एसिड ज्यादा, अब यही विश्व युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है प्रथम विश्व युद्ध में इसका यूज भी किया गया था आंखों में जलन के लिए। भीड़ें आती थी तो समझ आइए आप मस्टर्ड गैस छोड़ दी जाती थी, ठीक है। इसी को कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कनाडा में और भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में। तो ये बात हो गई आपकी, हमने बताया भी था कि सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन वर्ल्ड में है कनाडा में और इंडिया में है तो राजस्थान में, ठीक है। चलिए अब जलवायु की बात करते हैं तो हमने आपको पहले ही बता दिया ठंडी और समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है जिसके लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर उपयुक्त होता है। अगर मृदा की बात करें तो बलुई दोमट से लेकर के दोमट मृदा जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए। और बलुई इसकी जो बुवाई होती है अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा यानी फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर से लेकर के, अगर हम तोरिया की बात करें तो तोरिया थोड़ी जो है सितंबर में बोते हैं, पहले बो दी जाती है, ठीक है। तो तोरिया जो होती है वो सितंबर में बो दी जाती है। और अगर हम सरसों की बात करें तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में बोई जाती है। भूमि होती है बलुई दोमट से लेकर के मटिया दोमट तक होती है और जलवायु ठंडी और समशीतोष्ण होती है यानी कि 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर के लिए उपयुक्त हो। तो ये इतनी बातें आपको जो है कल्टीवेशन के विषय में याद रखनी। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बीज दर हमने आपको बताई थी, हमने कहा था कि साधारण अगर सरसों की बीज दर ही आपसे पूछी जाए तो आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताएंगे। अगर इंटरक्रॉपिंग की आपसे बात होती है तो आप 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताएंगे। अगर आपसे जो है तोरिया की बात करता है तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताएंगे। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर आपकी मेंशन कर दी हैं बीज दर में। अगर साधारण सीड रेट पूछता है तो 5 to 6 kg प्रति हेक्टेयर, इंटरक्रॉपिंग की बात करता है तो 1.5 से 2 kg प्रति हेक्टेयर, अगर तोरिया की बात करता है तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तीनों चीजें आपकी जो है अलग अलग हैं। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट अगला है, अगला देखिए अंतरा है। तो अंतरा में 45 × 10, ये देखिए 45 प्लांट टू प्लांट है, रो टू रो, ये रो टू रो है, रो टू रो स्पेसिंग है। और अगर इसकी बात करें हम तो ये जो है प्लांट टू प्लांट, ये प्लांट टू प्लांट है और ये जो है रो टू रो है, रो टू रो, ये है रो टू रो 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट है 10 से 15 सेंटीमीटर। और फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें हम तो एनपीके जो होता है 80-40-40, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो होती है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। तो ये एनपीके है 80-40-40 और अगर अंतर की बात करें तो 45 × 10 से 15 सेंटीमीटर ये होता है, ठीक है। चलिए ये कल्टीवेशन चल रहा है, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई है नहीं।
सिंचाई पुष्पावस्था पर बुवाई के 40 से 50 दिन बाद करनी चाहिए। देखिए इस समय अगर सिंचाई करते हैं पुष्पावस्था पे सरसों में तो 15 से 20% इसका उत्पादन बढ़ जाता है। ये भी आपको एक बात याद रखनी होगी कि अगर पुष्पावस्था पे सरसों में तो उत्पादन बढ़ जाता है, कितना 15 से 20% उत्पादन बढ़ जाता है अगर हम पुष्पावस्था पे सिंचाई सरसों में करते हैं। और तारा मीरा जो होता है या तोरिया की अगर हम बात करें, तोरिया जो होती है इसमें थोड़ा पहले पुष्पावस्था आ जाती है तो थोड़ा जल्दी सिंचाई कर देते हैं, ठीक है, उसमें 35 दिन 30 दिन पर सिंचाई कर दी जाती है पहली पुष्पावस्था पर, तो उसमें भी जो है उत्पादन बढ़ेगा। अगर पुष्पावस्था जो होती है फ्लोरिंग स्टेज होती है उस पर अगर सरसों में सिंचाई कर देंगे, इरिगेशन कर देंगे तो उत्पादन हमारा ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है खरपतवार की, तो हम खरपतवार आपको दिखा चुके हैं आर्टिमोनोमैक्स का ना। इससे क्या होता है, ड्रॉप्सी या जलोदर नामक बीमारी 1998 में दिल्ली में हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में सरसों के तेल में जो है आर्टिमोनोमैक्स का तेल मिला दिया गया था, जिससे बहुत सारे लोगों को पेट में अल्सर या ड्रॉप्सी हो गया, ठीक है। तो ये वाला भी आपको जो है खरपतवार बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो इसके रोगों के विषय में। तो सरसों के प्रमुख रोगों में अगर बात करते हैं तो डैम्पिंग ऑफ राइजोफोनिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया ब्लाइट, अल्टरनेरिया ब्रेसिका। इसमें ज्यादा इनका डिस्क्रिप्शन नहीं बताना है, डिस्क्रिप्शन केवल अनल्यूको कैंडिडा का ही पता करना है आपको, ज्यादा उसका भी नहीं है ना। अनल्यूको कैंडिडा का जो सिम्टम है वो हम अभी आपको दिखा देंगे किस तरीके का होता है। देखिए डैम्पिंग ऑफ तो आपको हमने बता दिया था कि नर्सरी स्टेज में लगता है ना, जब छोटी सरसों होती है उस समय ये जो है जमीन से राइजोफोनिया इसको गिरा देता है काट के। अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट में जो होता है स्पॉटेड हो जाते हैं पत्ती में, देखिए दिखाते हैं काले स्पॉट पड़ जाते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट में, देखिए कैसे स्पॉट पड़ते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड, देखिए स्पॉटेड लीफ होगी, देखिए ये देखिए अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्रेसिका नामक कवक के कारण होता है, ये अल्टरनेरिया ब्लाइट है सरसों में, है ना। तो इसको अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड कहा जाता है। देखिए मस्टर्ड की पत्ती है और इसमें जो है इस तरीके से फपोले पड़ गए हैं, चकत्ते पड़ गए, फपोले नहीं कहेंगे, चकत्ते हैं, स्पॉट है ब्राउन रंग का। तो ये अल्टरनेरिया जो है ब्रेसिकी नामक जो फंगस है उसके कारण इसमें जो है इस प्रकार से चकत्ते पड़ जाते हैं, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। नेक्स्ट देखिए अब आपको ये पूछे कि नियंत्रण से बताइए, तो डिलोफिन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। डाइफोलिसान होता है 2 किलोग्राम डाइफोलिसान का 1000 लीटर पानी में। डाइफोलिसान दवा आती है 2 किलोग्राम, तो उसका अगर 1000 लीटर पानी के मिलाकर के छिड़काव करते हैं डाइफोलिसान का, तो ये जो है अभी दिखाया था जो हमने आपको फंगस से इन्फेक्टेड अल्टरनेरिया, तो ये नियंत्रित हो जाता है सरसों में। दूसरी बात आती है व्हाइट रस्ट, सबसे बड़ा रोग है सफेद गेहूं जो होता है अल्बिगो कैंडिडा के कारण होता है, निचली सतह पर जो है फफोले पड़ जाते हैं। देखिए अल्बिगो कैंडिडा सरसों में कैसा होता है, व्हाइट रस्ट, रस्ट, देखिए रस्ट को रोली भी कहा जाता है इंडिया, है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रस्ट को रोली भी कहा जाता है। ये देखिए व्हाइट रस्ट हो गया, इस तरीके से सफेद सफेद हो गई पत्ती। अब बताइए ये देखिए ऊपरी परत में देखिए, इसकी निचली परत दिखाते हैं, उसमें लिखा भी है सिम्टम में कि निचली परत पर फफोले ज्यादा पड़ते हैं। तो देखिए ये उल्टी पत्ती है, ये देखिए ये क्या दशा है सरसों की पत्ती, देखिए पीछे से पत्ती जो है पूरी फफोला फफोला पड़ गया इसमें नीचे की तरफ, है ना, नीचे वाली पत्ती पर सफेद फफोले हैं, तो ये सब जो है अल्बिगो कैंडिडा के पास्ट्यूल्स हैं, ये देखिए अलग अलग, है ना, अल्बिगो कैंडिडा लगा हुआ है इसमें, ये भी अल्बिगो कैंडिडा है, ठीक है। तो ये इस तरीके की हो जाती है अल्बिगो कैंडिडा के कारण। इसमें भी जो है छिड़काव हम डाइलोपिटान का कर देंगे, डाइकोलेटन का कर देंगे, जो उसमें किया था डाइकोलेटन, इसी में भी डाइकोलेटन 0.2% का घोल जो है बना करके छिड़काव कर देंगे। इसमें देखिए उसमें जो उसमें था अल्टरनेरिया में, तो उसमें जो है ऊपर की तरफ ब्राउन स्पॉट थे, इसमें नीचे की तरफ व्हाइट स्पॉट है ना, तो दोनों रोग आपको जो है दिखा दिए हमने, तो ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए पाउडरी मिल्ड्यू है, तो पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है ऊपरी सरफेस पर होता है, डाउनी मिल्ड्यू जो होता है निचली सरफेस पर होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है इरिशियल पॉलीगोनाई के कारण होता है, डाउनी मिल्ड्यू जो होता है परमोस्पोराइस के कारण होता है, परमोस्पोरा। और परमोस्पोरा पैरासिटिका इसका कवक होता है, ये खैर इनका नियंत्रण अगर दोनों का हम बात करें तो 0.2% इंडोफिलियम 45 के छिड़काव से इन दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन दो प्रमुख वही थे, अल्टरनेरिया था इसका और जो है व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाइट रस्ट सरसों का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसका कारण जो है अल्बिगो कैंडिडा वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसके रोगों की बात है। चलिए ठीक आगे देखते हैं। देखिए क्लोराट प्लाज्मोड डाइपूरा ब्रेसिकी के कारण होता है। देखिए क्लोराट दिखा देते हैं, वैसे तने पे लगता है क्लोराट ना, गोभी का रोग है ये मेन रूप से क्लोराट जो है, लेकिन फैमिली एक ही होने के कारण इसमें भी लग जाता है ना। क्लोराट ऑफ मस्टर्ड अगर देखेंगे, वैसे ये मेन रूप से रोग है गोभी का क्लोराट। देखिए तने पे स्थिति रहती है, हमने बताया था आपको, तने में दिखाई देता है क्लोराट, नीचे जड़ तने वाले हिस्से में राटिंग हो जाती है। ये देखिए जड़ जो है इसकी किस तरीके की हो गई, मुड़ी मुड़ी सी दिखाई दे रही है ना, इसमें राटिंग हो गई है। देखिए ये इस तरीके का है क्लोराट, ठीक है, इस तरीके का है। इसमें जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं बन पाएगा क्लोराट की वजह से। तो क्लोराट जो होता है प्लाज्मोड डाइपूरा ब्रेसिकी के कारण होता है, तो क्लोराट हो जाता है। इसी प्रकार से क्लोराट जो होता है वो होता है फूल गोभी में, ठीक है, उसको भी बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो फर्स्ट अब बात आई है कीट नियंत्रण की, है ना, इंसेक्ट कंट्रोल की। तो इंसेक्ट कंट्रोल में हमने तीनों आपको इंसेक्ट बताई दिए थे पहले से, हमने तो बताया था आपको जो है आरा मक्खी, दूसरा बताया था एफिड और तीसरा बताया था आपको जो है पेंटेडबग। तो आरा मक्खी को हमने आपको चित्र दिखाई दिया था, आरा मक्खी जो है सरसों की पंख थे उसके, है ना, और एथालिया प्रॉक्सिमा इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसको अगर नियंत्रित करना चाहें हम तो इमिडाक्लोप्रिड 20 जो है SL@ ये 100 ml के हिसाब से प्रति हेक्टेयर में इसको हम डालते हैं, जिससे कि आरा मक्खी जो होती है सरसों की एथालिया प्रॉक्सिमा का कंट्रोल हो जाता है। अगला नेक्स्ट
अगला है इसका कीट, जो अगर हम बात करें तो एफिड होगा, जिसको लेपिडिस एरिसिमी कहेंगे, या फिर इसमें ही एक और कीट आता है पेंटेड बग, जिसको बगराडा क्रूसीफेरम कहेंगे, है ना। दोनों ही कीट ये भी खतरनाक है, पेंटेड बग, और सबसे ज्यादा खतरनाक है एफिड लेपिडिस एरिसिमी। और ये जो है बहुत ज्यादा संख्या में लगता है, इसका रंग भी उसी पत्ते की तरह से ग्रीन होता है, हमने आपको दिखाया था हरा, है ना। तो फिर वो समझ में नहीं आता कि एफिड लगा दिए सरसों की नहीं, जब पत्ती छलनी हो जाती है केवल उसमें पांजर बचती है, पांजर का मतलब जो उसका जालिकावत सिरा विन्यास होता है ना, वही बचता है, ऊपर क्लोरोफिल सब गायब कर देती है माहू खाकर, है ना, खाकर सब गायब कर देती है, तो इससे सरसों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चलिए आगे अगला देखिए, कथलिया प्रोक्सिमा हो गया। इसके बाद रंगीन फुगा, देखिए रंगीन फुगा को ही पेंटेड बग कहते हैं, हमने दिखाया था दो कीट थे लास्ट में जो दिखाए थे, है ना। ये भी लेट स्टेज पे लगते हैं सरसों में, बगराडा क्रूसीफेरम साइंटिफिक नेम होता है इसका। और इसमें अगर हम मेलाथियान छिड़काव कर देते हैं इसके नियंत्रण के लिए, तो ये जो है ठीक रहता है मेलाथियान का स्प्रे में, ठीक है। तो स्प्रे मेलाथियान 50 EC वल्सिफायर कंसंट्रेशन होता है 1 लीटर प्रति 200 लीटर ऑफ वाटर के साथ इसको जो है छिड़काव करते हैं। इसके बाद माहू या चेपा की बात आती है, तो लेपिडिस एरिसिमी ये सबसे ज्यादा खतरनाक रोग है सरसों का। और एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीगेमेटॉन मिथाइल, अगर ऑक्सीगेमेटॉन मिथाइल का छिड़काव किया जाता है निर्धारित 5 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो इसका जो है नियंत्रण हो जाता है। 5 ml पूरे खेत में थोड़ा छिड़क पाओगे, उसका कंसंट्रेशन बनाया जाता है प्रति टंकी के हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो है फिर इसके हिसाब से 5 ऑक्सीगेमेटॉन मिथाइल जो होता है, इससे ही हम नियंत्रित कर सकते हैं माहू को। लेकिन माहू को अगर नियंत्रित करना हो तो एक हम तरीका बताते हैं आईपीएम मेथड का। आईपीएम मेथड का तरीका यह है माहू को नियंत्रित करने का कि अगर ब्रैकॉन के हमें पैरासिटाइड मिल जाते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं आप ब्रैकॉन इंसेक्ट के, ब्रैकॉन स्पीसीज के। और अगर साफ्लाई को नियंत्रित करना है तो पहले तो हमने दवा बताई थी साइक्लोफाइम इमिडाक्लोप्रिड, अगर वो ना हो तो कोसिनेला सेप्टम पंक्टाटा नामक पैरासिटाइड होता है, कोसिनेला सेप्टम पंक्टाटा पैरासिटाइड होता है, उसको छोड़ देंगे। इसमें अगर हम छोड़ना चाहें तो ब्रैकॉन जो है, ब्रैकॉन स्पीसीज इंसेक्ट है, उसको छोड़ सकते हैं। और इसका एक नियंत्रण ये होता है कि सरसों को आप पहले बो दीजिए, पहले जब बो देंगे तो फ्लावर आ चुका होगा, फ्रूट सेटलमेंट हो चुका होगा, फिर माहू आपके खेत में आएगी नहीं। माहू केवल पीला देखती है, उसके अलावा उसे इससे नहीं मतलब ये सरसों है कि आदमी है क्या है। अगर आप पीला कलर का वस्त्र पहने होंगे तो ऊपर बैठ जाएगी, है ना। तो ये देखती है माहू केवल पीला रंग, और जब उसे रंग नहीं मिलेगा, पहले फ्लावर बन चुका होगा, हली सेट हो चुकी होगी, तो फिर पीला रंग जड़ जाता है पुष्प उसका, और जब पुष्प जड़ जाएगा उसके बाद फिर क्या बचेगा, फिर माहू आपकी प्रकोप ही नहीं कर पाएगी सरसों में, ठीक है। तो ये भी एक आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नियंत्रण का तरीका जो है सरसों में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सरसों का उत्पादन। और उत्पादन आप देख लीजिएगा 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो होता है सरसों, 15 से 20 कुंटल होती है रैपसीड, और 12 से 15 कुंटल होती है तोरिया, है ना। कितनी कितनी होती है सरसों जो होती है, सरसों इसी को राई, इसमें राई रखेंगे हम, है ना। ये वाला पॉइंट जो है ये नहीं रखेंगे, राई रखेंगे। रैपसीड, राई का उत्पादन 20 से 25 कुंटल होता है। रैपसीड का उत्पादन जो होता है ये कम होता है थोड़ा, 15 से 20 कुंटल। और अगर तोरिया देखें तो सबसे कम 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और इसकी पृथककरण दूरी जो होती है 200 मीटर। वैसे सेल्फ पॉलिनेटेड है सरसों, ठीक है, बेसिकली सेल्फ पॉलिनेटेड, बट जो है थोड़ी बहुत 30 से 35% क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है। तो ये आपकी सरसों की खेती विद्यार्थियों आज समाप्त हुई। हमने विधिवत प्रैक्टिकली जो है सरसों की खेती को आपको बताया। तो राई उत्पादन में आप देख लीजिए सबसे हाईएस्ट है रैपसीड जो है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, और तोरिया जो है 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और पृथककरण दूरी इसकी जो है वो है 200 मीटर, ठीक है, जो फील्ड टू फील्ड होती है। जिस पहली बात तो ये ज्यादा नहीं है क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, पर करीब 30 से 35% इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना रहने की वजह से थोड़ी दूरी इसकी जो है बढ़ा दी जाती है। तो ये आप आज जो है सरसों के विषय में बात हुई, कल इसका हम टेस्ट लेंगे, है ना, सरसों का ही टेस्ट होगा। अब बात जो हमारी थी सरसों आपकी आज पूरी की पूरी विद्यार्थियों फसल समाप्त हो गई, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको हमारे हिसाब से याद होना जाना चाहिए, ठीक है। तो वैरायटियों पे इतना विशेष ध्यान न देना, पढ़ लेना 2-4 बार, है ना। स्पेसिफिकेशन हो पाए तो ठीक है, टाइप 9 टाइप 27 याद कर लेना, पूजा कल्याणी और बिनो याद कर लेना बस। और वो पहली वाली राई की सब्जी देख लेना, एक बार 2 बार देखोगे तो काम हो जाएगा। टाइप 9 जैसे बताना है आपको कि किसकी है, तारामीरा की है या तोरिया की है, टाइप 27 किसकी है, बस इतना थोड़ा थोड़ा देखना, ज्यादा नहीं देखना, है ना। टाइप 59 भी कभी पूछ दिया जाता है कि क्या है, कौन सी सरसों है टाइप 59, है ना। तो इस तरीके से इतना आपको जो है याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम जो है आज शाम को आपकी यूट्यूब पर जो है जीएस की क्लास चलेगी 7:15 बजे। तो आप सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को बता दें, शेयर कर दें, और 7:15 बजे हम आपको जो है मिलेंगे यूट्यूब पर, और जीएस की जो है क्लास चलेगी, ठीक है।
गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ भाई, फटाफट। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से जुड़िए सभी लोग, फटाफट लाइव आ जाओ सभी लोग। नीतीश कुमार, सोनू पाल, राजीव कुमार, शैलेश यादव जौनपुर, शिवम तिवारी, मुकेश कुमार मौर्य, अंकित पांडे, धीरेन्द्र गंगवार, अमित बघेल, आलोक कुमार, अमित कुमार मौर्य, प्रीति सिंह, अनुपम कुमार, चंदन कुमार, मनीष राठौर, मनोज कुमार, शिवम गुप्ता, भूमिका, अजय कुमार, फटाफट सब लोग आ जाओ जल्दी से, सारे लोग जल्दी से आ जाओ। उस्मान हुसैन स्वागत है। विवेकानंद सिंह स्वागत है सभी का, सभी बच्चों का। अवनीश मौर्य, नागेंद्र बघेल, सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से जुड़िए सभी लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। सारे बच्चे लाइव जुड़ जाए जल्दी से। प्रदीप सिंह, आलोक कुमार, शिवम, सत्येंद्र कुमार, अंकित कुमार, अजय कुशवाहा, यदवीर, हिमांशु पांडे, गौरव राठौर, विपिन कुमार, आशीष पाल, कुलदीप चौधरी, जय सिंह यादव, शोभित राजपूत, मोन्टू गौतम, पंकज चौधरी, रुचि पटेल, प्रांशु गौतम, अखिलेश कुमार। काफी बच्चे कहते हैं हमारा नाम ही नहीं पढ़ा जाता। नाम पढ़े तो कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा नाम पढ़ने में। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सअप करते हैं कि हमारा नाम नहीं पढ़ा जाता। तो ऐसी बात नहीं बेटा, नाम अगर पढ़ा जाए, सबके कमेंट आते हैं, सब कुछ देखते हैं, सबके आंसर रिप्लाई किए जाते हैं जब हाथ में मोबाइल होती है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा है कि वो बोलते हैं कि मेरा नाम ही नहीं पढ़ा जाता। मोन्टू गौतम, संतोष मौर्य, अजय कुशवाहा, आदित्य विश्वकर्मा, सभी को नमस्ते, सभी को आशीर्वाद, खुश रहो बच्चों, स्वागत है सभी का। देखो बच्चों, हम लोग ज्यादातर जो चीजें जो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ठीक है। और वैसे आंधी की संभावना कब होगी, आंधी तूफान की, वो सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करते हैं ये भी पता है। तो आज कुछ चीजें हैं मौसम संबंधी पूर्वानुमान। वास्तव में जो चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर है आपकी किताब में, इस चैप्टर का नाम है मौसम संबंधी पूर्वानुमान। इससे संबंधित कुछ बेसिक बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स में बहुत कम पूछा जाएगा, हो सकता है एग्रीकल्चर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हम लोग जो है इसको भी इसी सीरीज में देख लेंगे कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पॉइंट वाइज नोट्स भी आप लोग जो है। दिलीप कुमार कह रहे हैं बारिश भी हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन को किसी भी स्थान पर अधिकतम और न्यूनतम ताप, ठीक है। वैसे हीट का है, उष्मा का ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में। किसी स्थान पर अधिकतम और न्यूनतम ताप की जानकारी के लिए जिस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वैसे देखो, तापमापी से ताप मापा जाता है, एक दिन हमने बताया भी था। तापमापी से क्या मापते हैं, ताप मापते हैं, ठीक है। ताप मापते हैं तापमापी से, तापमापी से ताप मापते हैं। और हमने बताया कि कैलोरी मापी से उष्मा मापते हैं, ये आप लोगों ने लिखा होगा। कैलोरी मापी से उष्मा मापते हैं, उष्मा मापते हैं। उष्मा का मापन जो कैलोरी मापी से होता है, और ताप का मापन जो है तापमापी से होता है, ये आप सभी को पता है। और बच्चों, अगर किसी भी स्थान पर कोई भी प्लेस है, उस प्लेस पर हाई टेम्परेचर कितना है, किसी भी स्थान पर हाई से हाई कितना टेम्परेचर है, और उस प्लेस पर लो से लो कितना टेम्परेचर हुआ है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर, अधिकतम और न्यूनतम तापमान अगर ज्ञात करना है, उसके लिए जिस तापमापी का जो है प्रयोग किया जाता है उसका नाम है यहाँ पर 6 के अधिकतम न्यूनतम तापमापी। इसे कहते हैं 6 का अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सुनील गंगवार, राधे राधे। सारे लोग इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को। 6 के अधिकतम न्यूनतम तापमापी द्वारा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 6 के अधिकतम न्यूनतम तापमापी द्वारा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का मापन किया जाता है। इसको नोट कर लो, 6 के अधिकतम न्यूनतम तापमापी द्वारा किसी भी स्थान पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात कर लेते हैं। ये पता चल जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस पर अधिक से अधिक कितना तापमान रहा, और उस पर्टिकुलर प्लेस पर कम से कम कितना तापमान रहा। इसका मापन जो है 6 के अधिकतम न्यूनतम तापमापी से होता है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लो जरा, इस पहले पॉइंट को नोट कर लो, सारे लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। 6 के अधिकतम और न्यूनतम तापमापी द्वारा अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जाता है, ठीक है, किसी भी स्थान पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट। कपिल दुबे, ऋषभ सिंह, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मौसम संबंधी, बहुत ध्यान से समझना, मौसम संबंधी वेधशालाओं। वेधशाला का क्या मतलब है, जहां से ऑब्जर्व किया जाता है। एक प्लेस होता है, एक लोकेशन होता है, जहां से जो है मौसम संबंधी सारी चीजों का जो है ऑब्जर्व किया जाता है। एक लोकेशन होता है, उसे कहते हैं वेधशाला। क्या कहते हैं, वेधशाला, ठीक है। वेधशालाओं से जो है वायुमंडलीय दाब पता करते हैं, किस टाइम कितना दाब है, किस टाइम कितना तापमान है, किस दिन कितना तापमान है, किस समय कितनी आर्द्रता है, इन सभी चीजों का मापन करने के लिए, ठीक है। मापन जो होता है एक पर्टिकुलर प्लेस से होता है, ठीक है। उस प्लेस का, उस लोकेशन का नाम जो होता है उसे वेधशाला कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेधशाला। तो मौसम संबंधित वेधशालाओं समझ लो, जहां से ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, जहां से ऑब्जर्व किया जाएगा वो जो है वेधशाला होता है। से वायुमंडलीय दाब, ताप, आर्द्रता आदि के संबंध में सूचना एकत्रित कर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। वेधशाला का मतलब है एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसा प्लेस जहां से मौसम संबंधी सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा करके और उसे क्या किया जाता है, उसकी जो है भविष्यवाणी की जाती है। समझ गए बात नहीं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। जिस लोकेशन से, जिस प्लेस से मौसम संबंधी सारी जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो है किस शहर का क्या तापमान है, किस शहर का कितना तापमान है, कितना दाब है, कितना आर्द्रता है, वो सारी चीजें जानकारी जहां से प्राप्त करते हैं उसे वेधशाला कहते हैं। मौसम संबंधी वेधशालाओं से वायुमंडलीय दाब, ताप, आर्द्रता, इन सभी की जानकारी प्राप्त करके, ठीक है, मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। वहीं से बताया जाता है कि आंधी आने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है, वर्षा होने की संभावना है। तो जहां से जो ऑब्जर्व करने के लिए लोकेशन होता है, जो प्लेस होता है, वहां से हम लोग पता करके मौसम के बारे में जो है भविष्यवाणी करते हैं कि 3 दिन बाद वर्षा होने वाली है, या हो सकता है कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच वर्षा हो सकती है, ठीक है, या इस दिन वर्षा हो सकती है, या तापमान इतना रहने की संभावना है। तो वो जहां से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसे कहते हैं वेधशाला। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट जो है बेसिक जानकारी के लिए था।
इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। जितने क्रैश कोर्स के विद्यार्थी हैं सारे लोग नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ के चक्कर में ना रहे, पीडीएफ तो मिल ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपना नोट्स भी तैयार करना है, नोट्स भी तैयार करना है। देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। किसी स्थान पर, ध्यान देना, किसी स्थान पर ताप, ताप जानते हो टेम्परेचर, ठीक है, किसी स्थान पर ताप, आर्द्रता भी आप लोग जान चुके हो। ताप, आर्द्रता और दाब को एक साथ मापने के लिए, अलग अलग नहीं, एक ही साथ, किसी स्थान पर क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या ह्यूमिडिटी है, किसी स्थान पर क्या तापमान है, क्या दाब है, क्या आर्द्रता है, इनको एक साथ मेजरमेंट करने के लिए, इन सभी चीजों का मापन एक साथ करने के लिए ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थॉमस स्टीवेंसन द्वारा, ये नाम याद रखिएगा, थॉमस स्टीवेंसन द्वारा निर्मित स्टीवेंसन स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। मतलब जो है ये सिविल इंजीनियर थे थॉमस स्टीवेंसन, इन्होंने एक स्क्रीन बनाई, उस स्क्रीन के बेसिस पर किसी भी स्थान पर एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ मतलब उसी समय किसी लोकेशन पे टेम्परेचर भी पता चल जाएगा, उसी लोकेशन पर आर्द्रता भी पता चल जाएगी और उसी लोकेशन पे दाब भी पता चल जाएगा, एक साथ सभी का नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। तो किस स्क्रीन के द्वारा? स्टीवेंसन स्क्रीन, याद रखिएगा। किसी स्थान पर ताप, दाब और आर्द्रता तीनों एक साथ हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? स्टीवेंसन स्क्रीन द्वारा। ये पॉइंट नोट कर लो, स्टीवेंसन स्क्रीन द्वारा। ये स्क्रीन जो है ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थॉमस स्टीवेंसन के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस स्क्रीन का जो नाम है, इस स्क्रीन का नाम थॉमस स्टीवेंसन स्क्रीन है। ठीक है, कोई बात नहीं विकास पटेल, कोई बात नहीं, वर्षा हो रही, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। ठीक है, अनुराग दत्त, अनुराग दत्त, ठीक, वेरी गुड, नोट्स बना रहे हैं सारे लोग, इसी तरीके से नोट्स बनाए भाई, समझिए ना। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टीवेंसन स्क्रीन क्या है। स्टीवेंसन ये जो है एक तरीके से साइंटिस्ट मान लीजिए, इंजीनियर है, इंजीनियर का नाम है, उन्हीं के नाम पर इस स्क्रीन का नाम है स्टीवेंसन स्क्रीन। इस स्क्रीन से फायदा क्या है? इस स्क्रीन की सहायता से तीनों चीजें एक साथ कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर टेम्परेचर, प्रेशर, आर्द्रता तीनों का ज्ञान एक साथ हो जाएगा इसी स्क्रीन द्वारा। कौन सी स्क्रीन द्वारा? स्टीवेंसन स्क्रीन द्वारा। ध्यान देना, इस स्क्रीन द्वारा सारी चीजों का ज्ञान एक साथ हो जाएगा। तो नोट कर लो, स्टीवेंसन स्क्रीन द्वारा किसी भी स्थान पर एक साथ ज्ञात किया जा सकता है ताप, दाब व आर्द्रता। स्टीवेंसन स्क्रीन द्वारा किसी स्थान पर एक साथ ज्ञात किया जा सकता है क्या? ताप, दाब और आर्द्रता, सभी, इन सभी चीजों को एक साथ हम लोग माप सकते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन द्वारा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। स्टीवेंसन स्क्रीन द्वारा किसी भी स्थान पर ताप, दाब और आर्द्रता एक साथ मापा जा सकता है। इस स्क्रीन में ध्यान देना, इस स्क्रीन में बच्चों, इस स्क्रीन में एक साथ कई मापक यंत्र लगे होते हैं। भाई अगर जो है सारी चीजें एक साथ ही माप सकता है, अगर ये स्टीवेंसन द्वारा जो बनाई गई स्क्रीन है, अगर ये स्क्रीन कई चीजों को एक साथ माप रहा है, इसका मतलब इस स्क्रीन में कई मापक यंत्र लगे होंगे। थर्मामीटर ताप मापता है, इस स्क्रीन में एक साथ कई मापक यंत्र लगे होते हैं, जैसे बच्चों ताप मापी, ठीक है, ताप मापी। तो दोनों प्रकार का ताप मापी लगा होगा, एक तो जनरल टेम्परेचर मापने के लिए, सामान्य तापमान मापने के लिए ताप मापी लगा होगा, दूसरा अधिकतम न्यूनतम ताप मापी भी लगा होगा। ठीक है, अधिकतम न्यूनतम ताप मापी भी लगा होगा, और बच्चों दाब मापी बैरोमीटर भी लगा होगा, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर, और यहाँ पर आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर भी लगा होगा। ध्यान देना, तो ये सारी चीजें, और यहाँ पर ताप लेखी इत्यादि। ताप लेखी का मतलब क्या है? ताप लेखी का मतलब होता है, जैसे आपको कहा जाता है कि ग्राफ, ग्राफ का क्या मतलब होता है? ग्राफ का मतलब होता है लेखा चित्र। एक चित्र बनता है, एक बच्चों यहाँ पर चित्र बनता है, और कोई भी ऐसे ग्राफ बना है जिसको कहते हैं लेखा चित्र। इसका मतलब हर पॉइंट पर यहाँ रीडिंग होती है, हर पॉइंट पर रीडिंग होती है। तो हर पॉइंट पर रीडिंग होने का मतलब हर समय का तापमान वहां पर प्रिंट होता है, हर जो है समय का तापमान वहां पर लेखन होता है, हर पॉइंट का तापमान हमको पता चलता है, जो है समझ के बात है, उसको बोलते हैं ताप लेखी। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें लगी होंगी तभी माप पाएगा, वो सारी चीजें जो है एक साथ तभी माप पाएगा। अगर जो है ताप मापी लगा होता तो उनकी स्क्रीन, स्टीवेंसन स्क्रीन सिर्फ ताप मापता, अगर बैरोमीटर लगा होता सिर्फ ताप मापता, हाइग्रोमीटर लगा होता तो सिर्फ आर्द्रता का मापन करता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, इतने डिस्कशन से आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। स्टीवेंसन स्क्रीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्टीवेंसन स्क्रीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे ताप, दाब, आर्द्रता को एक साथ मापने के लिए स्टीवेंसन स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। इस स्क्रीन में कई जो है मापक यंत्र लगे होते हैं, जैसे ताप मापी हो गया, ठीक है, अधिकतम न्यूनतम ताप मापी हो गया, बैरोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर हो गया, ये सारे के सारे इसी में लगे होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, सत्यम शुक्ला, प्रेम प्रताप सिंह, ठीक है, सही है। तो कोई दिक्कत नहीं, स्टीवेंसन स्क्रीन आप लोग याद रखिएगा। ये सामने जब आपके अभी टेस्ट भी कराएंगे, टेस्ट में क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग टिक कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है स्टीवेंसन स्क्रीन, स्टीवेंसन स्क्रीन जिसकी सहायता से ताप, ये बार-बार पढ़िए, ताप, दाब और आर्द्रता इन तीनों का मापन एक साथ हो जाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन से ताप, दाब और आर्द्रता तीनों का मापन एक साथ हो जाता है।
स्टेबिलिटी स्क्रीन लकड़ी का एक बॉक्स होता है, लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसमें 4 तापमापी लगे होते हैं। कितने 4 तापमापी लगे होते हैं। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि भाई स्टेबिलिटी स्क्रीन में कितने थर्मामीटर लगे होते हैं। स्टेबिलिटी स्क्रीन जो होती है उसमें कितने थर्मामीटर लगे होते हैं, तो आप कहेंगे 4 तापमापी लगे होते हैं। ठीक है, कितने थर्मामीटर होते हैं, 4। अगला है स्टेबिलिटी स्क्रीन। जो स्टेबिलिटी स्क्रीन है इसके द्वारा एक साथ किसी स्थान पर अधिकतम न्यूनतम ताप भी बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर अधिक से अधिक कितना ताप रहा। दिन में, मतलब एक दिन में जो अधिकतम तापमान कितना गया और न्यूनतम तापमान कितना गया, अधिकतम न्यूनतम तापमान पता कर सकते हैं। और हर समय का ताप का लेखन, हर समय का ताप लेखन, हर समय का रीडिंग मिलेगा। ताप लेखन का मतलब जो है इतने बजे क्या ताप था, इतने बजे क्या ताप था, इतने बजे क्या था, हर क्षण के टेंपरेचर को बताएगा। प्रत्येक समय का ताप लेखन इसीलिए लिखा हुआ है। और आर्द्रता मतलब हर समय की ह्यूमिडिटी भी पता चल जाएगी। और दाब की माप की जाती है, तो हम लोगों को पता ही है। स्टेबिलिटी स्क्रीन अभी पीछे देख लिया, स्टेबिलिटी स्क्रीन से हम लोग जो है ये सारी चीजें माप सकते हैं। हर समय का ताप, हर समय की आर्द्रता, अधिकतम और न्यूनतम तापमान का लेखन, ये सारी चीजें हम लोग स्टेबिलिटी स्क्रीन के द्वारा जो हम लोग माप सकते हैं। स्टेबिलिटी स्क्रीन पर 4 तापमापी लगे होते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्टेबिलिटी स्क्रीन पर केवल इतना लिखिए, स्टेबिलिटी स्क्रीन पर 4 तापमापी लगे होते हैं, इतना लिख लेना। फिर इसके बाद स्टेबिलिटी स्क्रीन द्वारा किसी भी स्थान पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान, हर समय का तापमान, हर क्षण का तापमान पता कर सकते हैं। समझिए बात कैसे, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। ये तो पीछे ही देख लिया पहले स्लाइड में। नेक्स्ट देखते हैं ललित। आपका कमेंट आता है, बिल्कुल आता है, आप परेशान ना होया करो। अगर हम कमेंट पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या। आपके कमेंट को हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं देख रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, वायु का दाब 14 बैरोमीटर। देखो हमने बताया कि आप लोगों को बैरोमीटर कहीं लिखा हो तो समझ आना कि दाब का मापन के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो वायु दाब जो है 14 बैरोमीटर से मापा जाएगा। किससे मापा जाएगा, 14 बैरोमीटर से मापा जाएगा। वायु दाब का मापन करते हैं 14 बैरोमीटर से करते हैं। इतना आपको जनरल क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद अगला है एक समान दाब मतलब एक जैसे दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं। इसमें तो नाम से ही पता चल गया, एक समान दाब। समदाब रेखाएं क्या है, समदाब मतलब समान दाब का मतलब दाब, तो कहने का मतलब है एक समान दाब वाले स्थानों को, एक समान दाब, जहां जहां दाब एक समान, जिन जिन लोकेशन पर जिन जिन स्थितियों में दाब क्या समान, उनको मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, समदाब रेखाएं कहते हैं। एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को किस प्रकार की रेखा कहते हैं, तो आप कहोगे समदाब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, वायु दाब का मापन करते हैं 14 बैरोमीटर से, वायु दाब का मापन करते हैं 14 बैरोमीटर से, रट लो एकदम। ठीक है, वायु दाब का मापन करते हैं 14 बैरोमीटर से। ठीक है, स्टेबिलिटी स्क्रीन में कितने तापमापी लगे होते हैं, 4 तापमापी लगे होते हैं। स्टेबिलिटी स्क्रीन से क्या क्या मापा जा सकता है एक साथ, ताप, दाब, आर्द्रता, सभी का मापन एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें पता होना चाहिए। एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, समदाब रेखाएं कहते हैं। ये भी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। संचित वर्मा भेजो बेटा, देख ले तुम्हारा क्या है, भेजो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो आपके यूपी कैडेट में आ सकता है, आपके यूपी कैडेट में आ सकता है कि वायु के वेग का मापन किससे किया जाता है। वायु का वेग मापा जाता है, वायु का वेग मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनीमोमीटर से, ये मीटर हो जाएगा, METER या ऐसे स्पेलिंग, एनीमोमीटर से। ठीक है, कभी कभी हिंदी में लिखा रहता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर याद रखिए। ये तो बराबर आप लोग एग्रीकल्चर में पढ़ते रहते हैं, जनरल एग्रीकल्चर के रूप में एनीमोमीटर, कई बार आप लोग लिख भी चुके होंगे। ठीक है, वायु का वेग मापा जाता है, वायु के वेग को मापते हैं एनीमोमीटर द्वारा। एनीमोमीटर द्वारा देखिए लिखा है, वायु के वेग को ज्ञात करने वाले यंत्र को वायु वेग मापी, इसको हिंदी में कहते हैं वायु वेग मापी। एनीमोमीटर का मतलब होता है वायु वेग मापी, जैसा हिंदी में नाम बताता वायु वेग मापी, लेकिन बहुत कम हिंदी में लिख करके आएगा। एनीमोमीटर पूछा जाता है, एनीमोमीटर से वायु वेग का मापन किया जाता है, वायु वेग मापा जाता है। ठीक है, तो वायु का जब वेग मापना होगा तो एनीमोमीटर से करते हैं, वायु वेग मापी से करते हैं। लेकिन बच्चों वायु के वेग की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी, वायु के वेग की दिशा मापते हैं वातदर्शक मोड़ द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी दो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, एक तो एनीमोमीटर बनता है और एक वातदर्शक मोड़ बनता है। वातदर्शक मोड़ यही लिखा रहता है, हिंदी में आता है वातदर्शक मोड़। आप लोग याद रखिए, वायु किस दिशा में गति कर रही है, वायु के वेग की दिशा क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर क्या, वायु के वेग की दिशा वातदर्शक मोड़ द्वारा ज्ञात करते हैं। और वायु का वेग जो है एनीमोमीटर से वायु वेग मापी से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो वातदर्शक मोड़ ये नाम याद रखिएगा। वातदर्शक मोड़ द्वारा वह वायु के वेग की दिशा ज्ञात करते हैं और जो है वायु का वेग जो ज्ञात करते हैं, वायु कितने वेग से बह रही है, वायु के वेग कितना है उसको पता करने के लिए वायु वेग मापी यानी एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। और वायु के वेग की दिशा क्या, डायरेक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी क्या है, उसके लिए वातदर्शक मोड़ का उपयोग किया जाता है। दो क्वेश्चन हो गए, चलिए देखते हैं आगे। समझ में आ गया? अच्छा आगे देखो, एक और है वर्षा की मात्रा नापने वाले यंत्र को वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा मापने वाले यंत्र को वर्षा मापी या रेन गेज कहते हैं। इसको बच्चों ऐसे लिखा रहता, वर्षा मापी नहीं लिखा रहता, रेन गेज लिखा रहता।
रेन गेज से मापते हैं। रेन गेज से क्या मापते हैं? वर्षा की मात्रा। अब जैसे क्या होता है, वर्षा सुने हो मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, इन्हीं में होती है। इतने आज इतने मिलीमीटर वर्षा हुई, आज इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि वर्षा जो मापते हैं, वर्षा की मात्रा जो मापा जाता है, वर्षा को सेंटीमीटर में मापा जाता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है ये समझो। वर्षा को सेंटीमीटर में मापते हैं, उसका क्या मतलब है बच्चों? एक बेलनाकार बर्तन होता है 127 मिलीमीटर व्यास का। ये 127 मिलीमीटर व्यास का, 127 मिलीमीटर व्यास का एक बेलनाकार बर्तन होता है। इस बर्तन के अंदर बच्चों एक बोतल रखते हैं, एक बोतल होता है, एक बोतल होता है बच्चों इस तरीके से, और इसी में एक जो है ये इस तरीके से फनल होती है, कीप होती है, कुप्पी जिसको कहते हैं, फनल या कीप। ये बोतल अंदर में रखते हैं, एक और बोतल रखते हैं इसी बर्तन के अंदर। ठीक है, ध्यान देना, इसी में निशान भी बना रहता है, इसी में निशान बना रहता है मिलीमीटर में, इस तरीके से निशान इस बर्तन में बना रहता है। इसी बर्तन के अंदर एक हम लोग बोतल रखते हैं, उस बोतल में कुप्पी लगा देते हैं, और जब बारिश हो रही होती है, जिस लोकेशन पर आपको वर्षा की मात्रा मापनी है कि वर्षा कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर हुई है, तो वहां पर इसी बर्तन को ऐसे रख देंगे, जहां पर बारिश हो रही होगी वहां पर ऐसे रख देंगे। और ये बोतल है बच्चों, यहाँ पर इस बोतल में कुप्पी लगी हुई है और पानी बरस रहा, ठीक है, पानी बरस रहा बच्चों। अब जो है इसमें जैसे बारिश समाप्त हो जाए, वर्षा हो चुकी हो, इसके बाद इसको कुप्पी सहित इस बोतल को निकाल के, ये पानी जो भी इसमें गया होगा, जब बारिश हो रही होगी कुछ ना कुछ तो पानी इसमें गया होगा, इसके अंदर पानी गया होगा कि नहीं गया होगा, इसमें भी गया होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ पानी गया होगा अंदर, इस बोतल में पानी भरा होगा, इस बोतल में मान लो बारिश हुई, यहाँ पर पानी भरा है। अब क्या करते हैं कि इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल करके और इस बोतल का पानी इसके अंदर जो पानी घुस गया इसको खाली करके, क्या कहते हैं 127 मिलीमीटर का ये जो है बर्तन है, 127 मिलीमीटर का व्यास का ये बर्तन, 127 मिलीमीटर व्यास का ये बर्तन है। और ये जो है इसमें बारिश की वजह से जो पानी इस बोतल में सीसी में भर गया, इस सीसी में जो भर गया, इस सीसी में जो भर गया, इसको सीसी को निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे बच्चों। तो जितना सेंटीमीटर या जितना मिलीमीटर इस बर्तन में पानी भर जाएगा, इसको निकालेंगे सीसी को, इसमें पानी पलट देंगे, और पानी जब पलटेंगे मान लो 1 मिलीमीटर तक, 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर तक या 2 सेंटीमीटर तक, जितना भी ऊंचाई तक इसका इस बोतल का पानी इसमें जितनी ऊंचाई तक चलेगा इस बर्तन में, इस बेलनाकार बर्तन में, इसका मतलब वर्षा उतने ही मिलीमीटर उतने ही सेंटीमीटर हुई है। ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोग किताब लेके बैठे हैं, नोट्स अच्छा बना रहे हैं। अब सरसों पुष्प सूत्र हम कहा देखेंगे भाई, यहाँ तो फिजिक्स की क्लास हो रही है, सरसों का पुष्प सूत्र हमें दिखा रहे हो, है ना। बैरोमीटर में बेटा पारा होता है, बैरोमीटर में क्या होता है? पारा होता है, समझिए बात नहीं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिएगा कुल मिला करके 127 मिलीमीटर व्यास का एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें निशान बने हुए हैं, और इसी बर्तन में एक सीसी रखी गई, इसमें एक कुप्पी लगा दी गई फनल या कीप, और वर्षा हो गई, वर्षा होने से इसमें भी कुछ पानी गया। अब इस सीसी को निकालेंगे, इस बेलनाकार बर्तन में डाल देंगे, तो जितने सेंटीमीटर या जितने मिलीमीटर तक पानी चढ़ जाएगा इस बर्तन में, उतने सेंटीमीटर या उतनी मिलीमीटर मान लो वर्षा हो गई है। तभी वर्षा जो है विकास कुमार पटेल, हाँ बेटा लिख सकते हैं। इतना बात सबको समझ में आ गया होगा कि जो है रेन गेज, हम बात कर रहे हैं वर्षा की मात्रा नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रेन गेज है, वर्षा मापी है। वर्षा जो है मिलीमीटर सेंटीमीटर में ही आप सुनने को पाते हैं, कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर वर्षा हुई, इसका मतलब हमने बता दिया। एक साधारण सा बर्तन होता है और रेन गेज कुछ होता नहीं, उसमें निशान बने होते हैं, मिलीमीटर के निशान बने होते हैं। उसी बर्तन के अंदर एक सीसी रखते हैं, बोतल, और उसी बोतल में कुप्पी लगा देते हैं, और जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो उसमें कुप्पी के माध्यम से उस बोतल में उस सीसी में पानी भर जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको जब वर्षा बंद हो जाती है, फिर उस सीसी को निकाल करके और उस बेलनाकार बर्तन में जिसका 127 मिलीमीटर व्यास है उसमें डाल देते हैं बच्चों। तो जितने सेंटीमीटर जितने मिलीमीटर तक पानी चढ़ेगा उतने सेंटीमीटर या उतने मिलीमीटर वर्षा हुई है। वर्षा की मात्रा जो है रेन गेज से मापते हैं, ठीक है। अब ये जो है, अब इसे क्या कह रहे हैं, पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर से बच्चों जो है उच्च ताप मापते हैं, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, उच्च ताप मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। समझिए बात नहीं? नागिन बघेल आ रहा बेटा, आपका कमेंट आ रहा कमेंट, पायरोमीटर से उच्च ताप का मापा जाता है। जैसे सूर्य का ताप जो है पायरोमीटर से, सूर्य का ताप जो है, नोट कर लेना, जो बच्चा पूछा है नोट कर ले, उच्च ताप का मापन ये सब पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल जो है आपसे छूट जाता है पढ़ते समय, वो चीजें आप पहले पढ़ रहे हैं, बाकी तो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी 1 बाय 1। पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन होता है जैसे सूर्य का ताप, ठीक है। इसके बाद बच्चों को पैमाने द्वारा किसी समय वायु की गति का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। इसका कोई खास मतलब नहीं है, बस इतना आप याद रखिए, रेन गेज याद रखिएगा, रेन गेज आपको याद रखना है। और वर्षा को जो मापते हैं मिलीमीटर या सेंटीमीटर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, वर्षा को मापा जाता है मिलीमीटर अथवा सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखें। चलिए ठीक है, टेस्ट नंबर 7 देख लेते हैं। ये 7वां टेस्ट है, अब जो आप लोगों ने पढ़ा उसी का टेस्ट है, ठीक है। अब एक बार सरसरी नजर में टेस्ट को देखिएगा, सारे लोग टेस्ट देखेंगे। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, आप देखते हैं कितने लोग जो है दिमाग में बता है, टेस्ट देखोगे सारी चीजें लगभग याद हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वेरी गुड। नोट्स बनाते रहिए सब लोग, ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गया? चलो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। कोषांक पर कमरे में उपस्थित जलवाष्प दाब का मान होता है, जल्दी बताएं।
अब टेस्ट है आपका काम है। पहला आसन है न्यूनतम वाष्प दाब के बराबर, दूसरा आसन है अधिकतम वाष्प दाब के बराबर, तीसरा आसन वायुमंडलीय दाब के बराबर, चौथा आसन है शून्य। तो क्या उत्तर होगा? काफी लोगों का बिल्कुल सही है। चंदन, आयुष मौर्य, रवि आपका गलत हो गया, नईम मलिक, विवेकानंद, आयुष पटेल, आजाद गौतम। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सबको याद भी हो गया होगा। अगर आपने थ्योरी एक बार पढ़ रखी, आपके सामने क्वेश्चन गुजरेगा तो आप आंसर टिक कर पाओगे अधिकतम वाष्प दाब के बराबर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केपी मौर्य आपका कमेंट आ रहा। देखो अगला सवाल, अपेक्षित आर्द्रता को व्यक्त करते हैं। अपेक्षित आर्द्रता को व्यक्त करते हैं, बताया भी था अपेक्षित आर्द्रता का मान सदैव 1 से कम होता है। अपेक्षित आर्द्रता को व्यक्त करते हैं। शिवम सिंह कन्नौज क्या कह रहे हैं? हमारी टारगेट सीएसए यूनिवर्सिटी, बिल्कुल पूरा होगा सपना आपका तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ, है ना? बस मेहनत करते रहिए। काफी लोगों का बिल्कुल सही है। अनुपम कुमार, हर्ष शर्मा, अभिषेक, विकास पटेल, आजाद गौतम, अवनीश, रोहित, अभिषेक, अजय, वेरी गुड। अरविंद पाल, ठीक है। प्रतिशत में सबको पता है, प्रतिशत